बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज जो है हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स में पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ रशिया, यानी जो रूस है उसके आज हम जो है वो बात करेंगे, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, देखेंगे उसका जो आइन है उसकी खुसूसियात क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे रशिया की। उसके बाद फेडरेशन ऑफ यूएसएसआर यानी कि रशिया जो है वो यूएसएसआर कैसे बना, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे। फेडरल असम्बली ऑफ रशिया क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है उनके जो है वो क्या क्या इख्तियारात हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया की बात करेंगे, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ रशिया की बात करेंगे, जुडिशरी इन रशिया की बात करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी बात करेंगे। रशिया के अंदर कौन कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इन स्टेप्स को जो है हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ये एक मॉडर्न जो है वो रशिया की एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये रशिया का मैप है और यहाँ पे जो है ये एक रशियन सिटी है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लाइफ जो है वो फुल ऑन है, और इस तरह से जो है वो एक सेलिब्रेशन का एक माहौल दिखाई दे रहा है हमें, जो कि हम बता रहे हैं रशियन कल्चर के बारे में, जो है हमें बता रहे हैं कि रशियन कल्चर कैसा है, क्योंकि हमने बहुत सी बातें रशिया के बारे में सुन रखी हैं कि रशिया जो है वो वहाँ पे कम्युनिज्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है या इस तरह से, तो हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जिसका तारुफ देखा जाए, तो देखिए लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये यूरोप और एशिया दोनों के अंदर मौजूद है। जैसे हमने जो है वो तुर्की की बात की थी कि जो टर्की है वो भी यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो आता है। तो इसी तरह से बिल्कुल जो है ये रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो इसका एरिया है ये यूरोप के अंदर है, और ये जो इसका एरिया है ये सारे का सारा जो है वो एशिया के अंदर आता है। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या है जी, फेडरल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी कि एक वफाकी निज़ाम है यहाँ पे, और साथ में जो है वो आधा जो है वो सदारती निज़ाम है। सदर के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात मौजूद हैं। जैसे अमेरिका जो है यूएसए की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फिर अगर बात करें तो रशिया जो है पहले रशिया ही था, उसके बाद ये यूएसएसआर बना, ठीक है जी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। उसके बाद फिर दोबारा से ये रशिया बन गया 1992 के अंदर। और बिगेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, यानी कि एरिया के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। और कम्युनिज्म है यहाँ पे। और आबादी की बात की जाए तो 2019 के हिसाब से यहाँ पे 14.5 करोड़ जो है वो आबादी रशिया की है। अब अगर बात की जाए हिस्ट्री की, एक ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम रशिया की देखें तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक रस्ट स्टेट जो है वो बनी, यहाँ पे जो डेवलप हुई वो 832 के अंदर डेवलप हुई, और ये रस्ट पीपल जो थे, ठीक है, एक रस्ट पीपल जो है इन्होंने यहाँ पे डेवलप की 832 के अंदर। और अब अगर बात की जाए रस्ट पीपल कौन से थे, जिसके नाम के ऊपर देखिए रस्ट पीपल से ही जो है वो रशिया जो है वो बना, ठीक है। तो ये जो रस्ट पीपल थे ये एक्चुअली में कहाँ से थे, ईस्टर्न यूरोप से थे, यानी कि मशरकी जो है मशरकी यूरोप से इनका ताल्लुक था। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, ये जो एरिया जिसको मैंने कहा कि ये यूरोप के अंदर है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ से थे, तो यहाँ से उन्होंने यहाँ आके जो रहना स्टार्ट किया और जो छोटी छोटी स्टेट्स बनाई, तो वही रस्ट पीपल थे, उन्हीं के नाम के ऊपर बाद में यहाँ पे ये रशिया जो है वो बना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, फ्यूडल रस्ट जो है इनका टाइम पीरियड रहा 1097 से लेके 1547 तक, यानी 1097 से लेके 1547 तक जो है ये लैंड लॉर्ड्स का ज़माना, जो जागीरदार लोग थे उनका जो है यहाँ पे कंट्रोल रहा, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा ही था। और ख़ास करके यूरोप के अंदर जो है ये फ्यूडल लॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा कल्चर था कि यूरोप के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप था या वेस्टर्न यूरोप था, ठीक है, वहाँ पर क्या था, जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने जो है वहाँ पर हुकूमत का कंट्रोल संभाला। जागीरदार लोग जो थे, इवन यहाँ पे आप देख लें जो जागीरदार है उसी की जो है वो सारी की सारी जागीर, उसकी अथॉरिटी, वहाँ पे रहने वाले लोग, उसके मज़ारे, तो इसी तरह का कल्चर वहाँ पे भी मौजूद था। उसके बाद अगर बात की जाए तो मंगोल इन्वेजन हुई यहाँ पे 1237 से 1240 तक, यानी मंगोलों ने यहाँ पे हमला किया। और उसके बाद यहाँ पे जारडम या जार ऑफ रस्ट जो है 1547 से लेके 1721 तक जो है इनकी हुकूमत रही। इसको अब जार भी पढ़ा जाता है, या सिंपल जो है वो ZAA, इसको जा भी जो है प्रोनाउंस किया जाता है। तो जारडम, ये जारडम जो है ये उसके लिए यूज़ किया जाता है जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हुई, तो उसके लिए जो है, और ख़ास करके वो जो बादशाह थे जो ईस्टर्न जो यूरोप से जिनका ताल्लुक था, जब उन्होंने यहाँ पे आके जो है यहाँ पे स्टेट्स बनाए तो उनको जो है वो जा कहा गया, ठीक है।
तो ये उन लोगों ने जब जहाँ पे आके स्टेट्स बनाई तो वो ये स्टेट्स जो बनी ये 1547 से लेके 1721 तक ये स्टेट्स रही, तो इनको ये कहा गया। और यहाँ पे फिर क्या हुआ जी, एक सेंट्रलाइज्ड रशियन स्टेट डेवलप हुई। अब सेंट्रलाइज्ड रशियन स्टेट का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे ये जो फ्यूडल जो रस थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जागीरदारी का ज़माना था, तो उस टाइम पे जागीरदारी किस तरह की थी कि मुल्क में छोटे छोटे हिस्से जो थे वो यूनिट्स बने हुए थे, तो वहाँ पे अब ये जागीरदार की प्रॉपर्टी है, तो जागीरदार जो है इसका यहाँ पे मुल्क है जी, यहाँ पे ये इसकी स्टेट बनी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे एक स्टेट बन, छोटी छोटी स्टेट्स मौजूद थी, या दूसरे अल्फाज में हमने कहे तो कबीले जो है वो मौजूद थे, ठीक है। तो वो कबीले जो है आहिस्ता आहिस्ता जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट एक जगह से कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई, ये कबीला भी एक कंट्रोल में आया, ये भी कंट्रोल में आया, ये भी आया, ठीक है, चाहे अलायंस के थ्रू या लड़ाई के थ्रू आया, लेकिन उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनी फर्स्ट टाइम के ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो एक हुकूमत, यहाँ पे एक जैसे लॉज जो है वो सामने आए, तो इस तरह से ये एक मुल्क बना। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हो गया, ये जो रस पीपल थे, इससे फिर ये जो जार्डम जो गवर्नमेंट थी, ये जो रूलर्स थे, इन्होंने रशिया को सेंट्रलाइज्ड एक स्टेट बना दिया। उसके बाद रशियन एम्पायर यहाँ पे डेवलप हुई, और फिर 1721 से लेके 1917 तक, ठीक है, जब तक यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं आया था, उस टाइम तक जो है ये रशियन एम्पायर जो है यहाँ पे रही, यानी बादशाहत जो है यहाँ पे रही। उसके बाद ये मंगोलियन भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है उसके बाद आया 1917 से लेके 1923 तक, ये रशियन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, बुल्शेविक रेवोल्यूशन भी से कहा जाता है। और ये जो रेवोल्यूशन था एक्चुअली में 1917 का रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन में रशिया जो है बादशाहत से चेंज हुआ और यहाँ पे जी कम्युनिज्म आ गया, ठीक है। और कम्युनिज्म जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई 1992 तक जो है यहाँ पे किसी ना किसी तरह कम्युनिज्म चलता रहा। अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में रशिया के अंदर कम्युनिज्म मौजूद है, लेकिन वो जो ओरिजिनल कम्युनिज्म जो 1917 के अंदर आया था वो मौजूद नहीं। उसके बाद जी फेडरेशन ऑफ यूएसएसआर बना, यानी जब रेवोल्यूशन आया 1917 के अंदर या इस दौरान, तो फिर यहाँ पे जो छोटी छोटी, ये अगर मैप के अंदर देखें तो ये जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, ये जो छोटे छोटे इलाके थे, ये तो पहले ही जो है इंपीरियर के अंडर तो थे। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कहा कि भाई आप हमसे सेपरेट ना हो, यानी सेंट्रलाइज जो गवर्नमेंट है, आपको सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से सेपरेट होने की जरूरत नहीं, आप अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को, अपने लॉज को फॉलो करें, लेकिन हमारे साथ रहें, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक फेडरेशन बन गई यूएसएसआर की, और 1922 से लेके 1992 तक जो है ये एक फेडरेशन रही रशिया की। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गई, रशिया के जो हालात थे वो ऐसे हुए कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते सबने इन्हें छोड़ा, क्योंकि हमने देखा कि जो कोल्ड वॉर एरा जो है वो रहा, तो कोल्ड वॉर एरा में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और उसके बाद ख़ास करके अगर हम बात करते हैं तो जो स्वेद अफगान वॉर थी, ठीक है, स्वेद अफगान वॉर, ये 10 साल जो थे, इसने रशिया की कमर तोड़ी, जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था और पाकिस्तान के आईएसआई का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पे इसकी कमर टूटी, और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि यहाँ से जो रशिया है वापस तो गया अफगानिस्तान से, लेकिन वापस गया और जाके टूट फूट का शिकार हो गया। तो 75 साल के बाद जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, यानी जो 75 साल पहले एक यूएसएसआर बना था वो टूट गया। और रशियन फेडरेशन जो है वो सामने आई 1992 के अंदर। तो जब ये रशियन फेडरेशन सामने आई तो वो जो कम्युनिज्म जो एक सिस्टम लाए थे रेवोल्यूशन के थ्रू लेनिन और स्टालिन जो है वो अब यहाँ पे वो अपना जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो नहीं रही। अब अगर बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की थोड़ी सी कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था, तो उसमें देखिए रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली में क्या था कि ये जो बादशाह था, ठीक है, उस बादशाहत के खिलाफ था। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ही देखिए उस टाइम पे कल्चर क्या था, पूरी दुनिया के अंदर बादशाहत थी। ऐसा ही है, आप जहां पे भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क उठाएं उस टाइम पे 19 और 18 सेंचुरी में तो बादशाहत थी। तो जो बादशाह थे तो बादशाह ही के जो है वो राइट्स हुआ करते थे, लेकिन जो आवाम थी उसके तो कोई राइट्स नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बादशाहत का जो सिस्टम था ये कंट्रोल करने वाले कौन थे, सरमायादार लोग। सरमायादार लोग या जिन्हें कैपिटलिस्ट कहा जाता है, ये कैपिटलिस्ट लोग जो है सारे का सारा कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम कौन कर रहा था, मजदूर। तो मजदूर काम मजदूर कर रहे थे, लेकिन मजदूर को मजदूरी जो है वो कितनी मिल रही थी, मजदूरी बहुत कम मिल रही थी उसकी मेहनत के नतीजे में। तो मजदूर की मजदूरी का जो फायदा है वो कैपिटलिस्ट को, सरमायादार को जा रहा था। और यही जो है थॉट जो है वो कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है, और इन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी से कि भाई देखिए अगर मेहनत मजदूर करता है तो फायदा मालिक को क्यों हो, अगर मजदूर अपनी ही हुकूमत बना ले जिसमें उसी को फायदा हो, मेहनत भी वो करे और फायदा भी उसी को हो, तो कितना मजा आए। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल इन्हीं थॉट्स के ऊपर जो है, यानी थ्योरी ऑफ लेबर माना जाता है, एक थ्योरी ऑफ लेबर इन्होंने कार्ल मार्क्स ने दी कि भाई पैसे जो हैं वो मजदूर को मिलने चाहिए, हालांकि वो सारे के सारे मालिक को मिल रहे हैं।
तो वो मैं ऑलरेडी कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसकी बिना पे जो है वो कम्युनिज्म आया, और कम्युनिज्म के बाद क्या हुआ जी कि यहाँ पे रशिया के अंदर जो इनके थॉट्स से बहुत ज़्यादा असर किया लेनिन साहब के ऊपर। जो लेनिन साहब थे इन्होंने जो है इसे अडॉप्ट किया, साथ में स्टालिन को मिलाया, और इस तरह से रशिया के अंदर एक पूरे का पूरा रेवोल्यूशन आ गया जो कि मजदूरों की हुकूमत के ऊपर बेस करता था। तो ये तो है जी ब्रीफ एक हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की। अब जैसे इनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो विविड है, इसी तरह से हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है इनका जो है वो आइन जो है उसकी तारीख भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलेगी कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही। बहुत दफ़ा इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हुआ। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ने ही सामना किया, और भी बहुत से मुल्क हैं जैसे अब रशिया। तो रशिया ने जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, फर्स्ट रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कहें, तो फर्स्ट रशियन कॉन्स्टिट्यूशन 1918 के अंदर बनाया गया। ठीक हो गया। अब ये 1918 के अंदर बनाया गया, और जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ यूएसएसआर जो है, इसकी क्रिएशन की 1922 के अंदर ये साइन हुई, और उसमें यही कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे मौजूद था। यानी कि अब ट्रीटी जो है 1900 पहले कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था, लेकिन बाद में जो है यूएसएसआर ये बन गया 1922 के अंदर एक ट्रीटी के तहत। तो फिर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 31 जनवरी 1924 को जो है मुकम्मल तौर पे लागू हुआ। यानी कि 1924 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ जो 18 के अंदर बना, साथ में ट्रीटी आई, और एक पूरा का पूरा यूएसएसआर के अंदर जो है वो बना। अब पहले रशिया था, अब आपने बात को जरा समझना है। रशिया क्या बन गया जी? बन गया यूएसएसआर। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जी यूएसएसआर के ऊपर लागू होना स्टार्ट हो गया, और ट्रीटी ऑफ यूनियन जो है इसके बाद हुई। और उसके बाद क्या हुआ जी, कांग्रेस ऑफ स्वेद जो है इसको कहा गया जी सुप्रीम बॉडी, इसके तहत, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कि जो स्वेद यूनियन की जो कांग्रेस थी, या दूसरे अल्फाज में जिसको पार्लियामेंट हम कहें, तो पार्लियामेंट जो थी वही जो है वो सुप्रीम थी। फिर सेंट्रल एग्जेक्टिव जो थी, सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी, वो सारे का सारा जो है इसका कंट्रोल साथ में देख रही थी इस कांग्रेस के अंडर। फिर 1936 के अंदर जो है दोबारा से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और स्टालिन ने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया 1936 के अंदर। यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1924 का था उसको चेंज कर दिया गया, और 1936 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1977 तक, 1977 तक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन चला। उसके बाद 12 अप्रैल 1978 को जो है पार्लियामेंट ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1978 से लेके 1991 तक रहा। ठीक है, ये 1991 तक रहा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1978 में था, 77 में बना, तो एक्चुअली में ये जो है पार्लियामेंट ने पास किया 12 अप्रैल 1978 को ही बना, यहाँ पे पास यहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो है यानी 77 को आप कह लें या 78 को आप कह लें, जो है वहाँ से लेके 1991 तक रहा, 1991 के एंड तक रहा। उसके बाद जो है 1990 से लेके 1993 तक, यानी कि 1990 से 1993 जो 3 साल थे, इन 3 सालों के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा पहले 9 साल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे, तो यहाँ पे इन 3 सालों के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुए। कहीं पे कहा गया जी सदारती निज़ाम होना चाहिए, सदर लेके आओ, कहीं पे सदर के इलेक्शंस भी करवा दिए, लेकिन इवन दूसरे सदर को पावर ट्रांसफर नहीं की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हुए। तो यहाँ पे आप ये एक पिक्चर देखिए कि 1993 में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि फ़ौज को जो है वो आना पड़ा, लेकिन क्योंकि फ़ौज मार्शल लॉ लगाना चाहती थी जो कि वो नाकाम हुई। तो ये एक पिक्चर जो है 1993 की है, अक्टूबर 4 1993 की एक पिक्चर जहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो है वो लेनिन और स्टालिन जो है वो एक रैली से खिताब कर रहे हैं मॉडर्न रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन आया उसके बाद। और गोर्बाचोव जो हैं जब वो हुकूमत में आए और कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने, क्योंकि उससे पहले तो सदर का ओहदा था ही नहीं, बात को जरा समझ रहे हैं कि सदर का ओहदा नहीं था, तो जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो जनरल सेक्रेटरी होता तो वही जो है वो रशिया का सदर होता था। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो बने, तो इन्होंने जो है हमने देखा कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियत पेशरफ्त की और वहाँ से फ़ौज वापस बुलाई। इस तरह से यहाँ पर भी ये चाह रहे थे कि अब वो जो एक कम्युनिस्ट जो सिस्टम है पूरे का पूरा एक टफ जो कम्युनिज्म चल रही है उसको चेंज किया जाए और रशिया को थोड़ा मॉडर्न किया जाए। इसके ऊपर ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी जो है वो करना पड़ा। तो वो इनके होते हुए तो इन्होंने जो है वो इलेक्शंस करवा दिए, रशियन इलेक्शंस। तो येल्सिन जो है ये इलेक्शंस जीत के, यानी सदर ये थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन जीते जो है वो दूसरे कैंडिडेट। तो इनके बीच में जो है क्राइसिस चलता रहा, कहीं पे इनकी गवर्नमेंट चलती रही, कहीं पे जो है साथ में ये भी पावर में रहे। तो ये एक अजीब सा ही एक सिनेरियो बना इन 3 सालों के अंदर रशिया के अंदर। ठीक है,
उसके बाद क्या है जी, प्रेसिडेंसी यहाँ पे लाई गई, यानी चेंजेस हुई और प्रेसिडेंसी लाई गई। 1991 का जो है वो एक कॉप फेल हुआ, फिर हम देखा 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया, तो उसके दौरान भी जो है फिर दोबारा से कोशिश की फौज ने, वो भी जो है नाकामी हुई 2 दफ़ा, यानी कि इन सालों 3 सालों के अंदर जो है फौज ने कोशिश की। उसके बाद अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चला जी 1973 तक, ठीक है। और ये जो है ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था रशिया का, हमने देखा था 1978 वाला। उसके बाद जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था जी, एक रेफरेंडम के थ्रू जो है 12 दिसंबर 1993 को एक रेफरेंडम हुआ और इस रेफरेंडम के थ्रू जो है वो 25 दिसंबर 1993 को जो है वो इन्फोर्स हो गया नया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने देखा यहाँ पे भी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है और फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक सिस्टम बिल्ड हुआ। इस तरह से चाइना के अंदर हमने देखा वहाँ पे भी फोर्थ ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कामयाब हुआ, तो यहाँ पे भी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कामयाब हुआ। फिर सेमी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है जी, रशिया को क्या किया जी, सेमी गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया और कुछ पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास थी, 50% पावर्स आप कहें प्रेसिडेंट के पास और 50% पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास मौजूद थी, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया। यानी वो रशिया जो पिछले 72-75 सालों से जो है वो चला आ रहा था एक यूएसएसआर के बैनर के अंडर, तो अब क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो गया, क्योंकि 1992 के अंदर जो है हमने देखा कि यूएसएसआर की स्टेट्स टूट गई, तो अब उसके बाद रशिया दोबारा से रशिया बन गया दोबारा से, अब यूएसएसआर नहीं था। तो ऐसे में जो है रशिया फिर जो है वो मॉडर्निटी की तरफ गया, और वो जो कम्युनिज्म था जो एक स्टार्ट हुआ था एक इंतहाई टफ किस्म का वन पार्टी के ऊपर, तो उसको चेंज कर दिया गया। उसके तहत जो है एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बनाएगी, लेजिस्लेटिव बनाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर आई, ठीक है जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसमें फिर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रशिया के अंदर रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की। और कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसको जो है इसमें तरमीम अगर करनी है तो लोअर हाउस जो है वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और अपर हाउस से 3/4 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए, और एक स्पेशल प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद जो है वो आइन में तरमीम जो है वो मुमकिन होती है। बाई कैमरल जो है वो फेडरल असम्बली है, जो इनकी जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है फेडरल असम्बली, ठीक है, जो बाई कैमरल है, यानी 2 ऐवानी मुकन्नना वहाँ पे है। और द फेडरल काउंसिल एंड स्टेट डोमा मौजूद है, यानी कि जो फेडरल काउंसिल है उसको कहा जाता है जी अपर हाउस, और जो स्टेट डोमा है इसको कहा जाता है जी लोअर हाउस। रशियन फेडरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि रशिया जो है वो एक फेडरेशन है, एक वफाक है। तो वफाक क्यों है, क्योंकि ये बहुत सी छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं इसके साथ शामिल हैं। रशिया के जो यूएसएसआर है उससे हट के भी जो है वो स्टेट्स यहाँ पे शामिल हैं। और मल्टी नेशनल सोसाइटी है, और मल्टी नेशनल सोसाइटी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि है ही फेडरेशन। और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन का मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्या है जी, वो इलेक्टेड है और वोट के थ्रू जो है वो इलेक्ट होता है। सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेटिव जो है और जुडिशरी जो है, 3 ब्रांचेस मौजूद हैं एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए। प्रोविंसेस भी हैं और यूनिट्स भी हैं, यानी कि सब डिवीजन्स भी इसके जो हैं वो मौजूद है। फेडरेशन है तो सब डिवीजन्स तो ऑब्वियसली हैं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद है, सेंटर से जो है मैनेज हो रही है, और दूसरी जो है वो यूनिट से जो है मैनेज हो रही है, जैसे वफाक का एक निज़ाम चलता है। और सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की, कि जो रशिया है उसके सदर जो है वो उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं। जैसे हमने कहा सेमी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो जब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो इसका मतलब है कि सदर साहब जो है उनके पास 50% जो है वो इख्तियारात मौजूद हैं, यानी जो इख्तियार इनके पास मौजूद हैं वो ओरिजिनली जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, ओरिजिनली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर बड़ा नाम है, वैसा नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट हैं सदर साहब, सबसे पहली बात ये है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और हाईएस्ट ऑफिस जो है रशिया के अंदर जो है वो सदर साहब का ही है, हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वो सदर की है। 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है जिसमें शामिल की गई थी, तो ये जो है उसके हेड हैं एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे, यानी कि जब 1978 में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड था वो सदर था। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये हैं जी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कैबिनेट के, कैबिनेट के जो हेड हैं वो भी सदर हैं। 1993 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है वो नॉट पार्ट ऑफ द, अब इसका मतलब ये है कि जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट
क्योंकि पहले एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड थे, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो क्या थी, वो गवर्नमेंट के अंदर थी। तो अब यहां पे क्या किया जी, 1993 कॉन्स्टिट्यूशन में उसको गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं करा दिया, यानी कि सदर को सेपरेट कर दिया, क्योंकि सदर जब तक सेपरेट होगा नहीं तब तक वो किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएट करेगा, तो फिर जो है वो पूरे मुल्क का सदर हो नहीं सकता, इसलिए जो है उसको सेपरेट कर दिया। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होगा, और जो टर्म है वो 6 ईयर्स की है, 6 साल जो है टर्म है, और एज जो है कम से कम 35 साल जो है वो होनी चाहिए। पावर और फंक्शंस की अगर बात करते हैं कि क्या क्या इख्तियारात जो हैं वो सदर साहब के पास मौजूद हैं, तो उसमें सबसे पहले हेड ऑफ द स्टेट हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी टॉप लेवल के अपॉइंटमेंट्स हैं, या तो वो करते हैं, या फिर जितनी भी नॉमिनेशंस हैं, जो भी जहां पे भी अपॉइंटमेंट करती होती है उनकी नॉमिनेशन है। क्यों? क्योंकि आधी पावर्स इनके पास हैं, और आधी किसके पास है, आधी हैं इनकी जो फेडरल असम्बली है उसके पास है। तो फेडरल असम्बली जो है वो पास करेगी, तो तब जो है वो बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो प्राइम मिनिस्टर को ये अनाउंस करेंगे, लेकिन असम्बली उसको जो है वो प्रूव करेगी। इसी तरह से जजेस जो है तमाम के तमाम जो हाई लेवल के कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करेंगे, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करेंगे, फेडरल मिनिस्टर्स जितने हैं उन सब के सबको अपॉइंट करेंगे सदर साहब, और गारंटर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो हिफाजत भी करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है लेजिस्लेशन के लिए वो सदर साहब तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बिल जो है उनके ऊपर साइन करेंगे कि साइन फाइनल जो है इनका साइन होगा। इसी तरह से बिल को वीटो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे भी सदारती निज़ाम होगा, याद रखिएगा, या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, तो वहाँ पे वीटो की पावर जो है वो ज़रूर मौजूद होगी, जैसे अमेरिका के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे अब इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर मौजूद नहीं। अगर प्रेसिडेंट साहब उसे मंजूर नहीं भी करते, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा से जो है पास हो गया जाता, तो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं है। सस्पेंडेड लॉज, किसी भी लॉ को जो है सस्पेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो पावर्स हैं वो पार्डन की हैं, माफ़ी जो है वो दे सकते हैं किसी भी शख्स को। डिसोल्यूशन की पावर है, असम्बली को अगर जो है वो तहलील करना हो तो ये पावर इनके पास मौजूद है। रेफरेंडम करवाने हो तो ये पावर जो है इनके पास मौजूद है, रेफरेंडम कंडक्ट करने की। फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर, ये जो फॉरेन ट्रीटीज़ जितनी भी साइन होती हैं जो है वो साइन करने की इनके पास पावर मौजूद है, और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जितनी हैं वो सारी की सारी बनाने की और एग्जीक्यूट करने की जो पावर्स हैं इनके पास मौजूद हैं। यानी वो पावर्स जो एक वज़ीर-ए-आज़म के पास होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो पावर्स जो हैं, या फिर वो पावर जो सदर के पास होती हैं, वो पावर्स यहाँ पे इनके सदर के पास मौजूद हैं, रशियन प्रेसिडेंट के पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब रशियन प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल हैं, मोस्ट पावरफुल नहीं लेकिन पावरफुल हैं सेमी गवर्नमेंटल सिस्टम की वजह से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया की। तो प्राइम मिनिस्टर जो है जी, सबसे पहले बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स जो हैं उनके हेड हैं, यानी कि जो चेयरमैन है फेडरेशन का वो कौन है जी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो उनके हेड हैं, और हेडेड बाय जो चेयरमैन है तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि ये जो एस डाला हुआ है कि वहाँ पे जितने भी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन सब के सबको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है कि सबसे अलग हैं, सबसे ऊपर हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर्स हैं। फिर उनका जो एक इख्तियार किसी के पास मौजूद है कि अगर यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं तो ये चारों के चारों जो है प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो इनको एक इख्तियार दिया गया एक बड़े को, तो वो जो है वो प्रीमियर है या प्राइम मिनिस्टर है वो फिर। लेकिन वो जो पावर्स, एक्चुअल पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की या वज़ीर-ए-आज़म की, वो यहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि वो सदर के पास ही मौजूद हैं। अच्छा, और ये मॉडर्न रशिया के अंदर था, इससे पहले मौजूद नहीं था। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंट जो है इसकी प्रेसिडेंट यानी अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, या फिर जो नीचे कैबिनेट है उनकी जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको, और स्टेट डोमा जो है वो वहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी का ही जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लोकल गवर्नमेंट जो है वो यूएसएसआर के अंदर वो जो है उसको हेड करेंगे। इसी तरह से जी द सुप्रीम सोवियत ऑफ यूएसएसआर जो है, और जो टर्म है इनकी वो है जी 6 साल, यानी 6 साल के लिए जो है वो इनको इलेक्ट किया जाएगा रशिया के अंदर। बात करते हैं जी पावर और ड्यूटीज़ की, फंक्शन और ड्यूटीज़ की, कि भाई जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं इनकी जो फंक्शंस हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा सेमी प्रेसिडेंशियल है, तो इसका मतलब ये है कि इनके पावर्स जो हैं वो नहीं जो प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले ये नॉमिनेशन करेंगे कैबिनेट की, लेकिन प्रेसिडेंट उसे जो है वो अप्रूव करेंगे। नॉमिनेशन करेंगे वाइस प्राइम मिनिस्टर्स की, ठीक है, जितने भी वहाँ पे कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स जिनको हमने कहा यहाँ पे, तो सारे के सारे उनको जो है वो नॉमिनेट, अब ये देखिए नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको इलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट जो है उनको एक तो कौन करेगा जी, एक तो असेंबली करेगी, फेडरल असेंबली, और दूसरा जो है वो सदर साहब करेंगे। और
नॉमिनेशन जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर जो है जितनी भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरबराही जो करेंगे किसी भी चीज़ को मैनेज करने की, वो सारी की सारी वज़ीर-ए-आज़म के पास ही है, वज़ीर-ए-आज़म उसको मैनेज करेगा। पॉलिसीज़ की जो एक्विजिशन है, जो पॉलिसीज़ जो हैं उनको जो लागू किया जाएगा, वो इख्तियार भी सारे का सारा वज़ीर-ए-आज़म के पास है। क्योंकि देखिए सदर जो है वो हेड हैं, तो ऑब्वियसली जो नीचे वज़ीर-ए-आज़म हैं सारे के सारे काम उन्हें ही जो है एक सेक्रेटरी के तौर पे मैनेज करने हैं और मीटिंग्स की जो है वो हेडशिप करेंगे। बात करते हैं जी द फेडरल असम्बली की। तो जो फेडरल असम्बली है, जिसको पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, तो फेडरल असम्बली क्या है, बाई कैमरल है, 2 ऐवानी मुकन्नना है यहाँ पे, और जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 620 जो हैं वो रशिया के अंदर टोटल असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स हैं। और जो अपर हाउस है उसको कहा जाता है जी फेडरेशन काउंसिल, और 170 जो हैं इसके अंदर लोग मौजूद हैं और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, क्योंकि फेडरेशन है तो ऑब्वियसली फेडरेशन के रूल्स के तहत ही इलेक्ट होंगे। उसमें क्या है कि 85 यूनिट्स हैं, तो जिनमें से 2 जो है हर यूनिट से इलेक्ट होके आएंगे, तो 170 जो है ये पूरे होंगे, ठीक है। और इसी तरह से यानी कि ईच स्टेट जो है या यूनिट जो है उसमें से 2 इलेक्ट होकर, हर यूनिट जितना भी है उसमें से इलेक्ट होकर आएंगे। और जो लोअर हाउस है उसको स्टेट डूमा कहा गया, और 450 जो है इसके मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो वोट के थ्रू इलेक्ट होकर यहाँ पे पहुंचेंगे। पावर और फंक्शंस की अगर बात करें तो देखिए असम्बली का जो सबसे पहला काम है वो है लॉ मेकिंग, यानी कि आइन साजी करना, कि कोई भी असम्बली है तो आइन साजी करेगी, प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करना, कैबिनेट को अप्रूव करना, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज, जितनी भी ट्रीटीज जो है सदर ने साइन की हैं वो सारी की सारी उनकी जो है वो मंजूरी कौन देगा जी, वो मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट देगी या असम्बली देगी। और अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई तरमीम करनी है, तो तरमीम जो है वो असम्बली करेगी। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये वही फंक्शंस हैं जो एक पार्लियामेंट के पास जो है वो मौजूद होते हैं, वही फंक्शंस यहां पे भी पार्लियामेंट प्रैक्टिस कर रही है रशिया के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह इंडिपेंडेंटली। अब जैसे हमने देखिए चाइना की बात की थी, तो चाइना के अंदर जो है वो अगर असम्बली मौजूद है तो असम्बली के अंदर क्या है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी मौजूद है जो कि इसके सबसे ज्यादा फैसले करती है। इसी तरह से वहां पे सदर और वज़ीर-ए-आज़म, सदर तो मौजूद है लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के साथ उन्होंने क्या किया जी, द स्टेट काउंसिल बना दिया, कि स्टेट काउंसिल के अंदर ही जो है वो 6-7 लोग मौजूद हैं और वो पूरे का पूरा मुल्क का निज़ाम रन कर रहे हैं। तो इनका सिस्टम वहां से मुख्तलिफ है। बात करते हैं जी जुडिशरी की, कि जुडिशरी जो है वो यूएसएसआर, यहाँ पे यूएसएसआर तो ना कि रशिया के अंदर जो है वो कैसी है, तो उसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो 19 जजेस जो हैं वो सबसे पहले हैं, जो हाईएस्ट कोर्ट है रशिया के अंदर, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो उसमें जो है वो 19 जजेस हैं। और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे उनके पास हैं। फेडरल इशूज़ जो है ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कि आते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट डील करता है, क्योंकि जहाँ पर भी फेडरेशन है वहाँ पे एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ, दूसरे यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही है, और वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो डील करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रशिया जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है, उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं, और जो जजेस हैं वो 70 साल की उनकी उम्र है रिटायर होने की, ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए, यानी एक बार जब एक जज अपॉइंट होके आ गया तो फिर वो 70 साल में रिटायर होगा, उससे पहले उसको उतारा नहीं जा सकता। और फेडरेशन जो है, फेडरेशन काउंसिल जो है वो उसको अपॉइंट करती है जजेस को, फेडरेशन काउंसिल जो है यानी कि जो जिसको हम कह लें जी सेनेट, अपर हाउस जिसको कह लें। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें रशिया के अंदर, तो यहाँ पे अब ये आप देखिए कि हमें एक जो है हम ये समझते हैं कि रशिया के अंदर क्योंकि कम्युनिज्म है तो कम्युनिज्म के अंदर जो है वो एक पार्टी होती है। जैसे हमने देखा चाइना के अंदर जो है वो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन रशिया के अंदर ऐसा नहीं। 1993 से पहले ऐसा था, क्योंकि रशिया जो है 1992 तक जो है वो यूएसएसआर रहा, तो तब तक तो वहाँ पे जो है वो एब्सोल्यूट कंट्रोल रहा। तो उसके बाद जो है जब मॉडर्न रशिया की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न रशिया में जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं और वो इलेक्शंस भी लड़ती हैं, गो कि किसी ना किसी हवाले से कंट्रोल हैं। ये वो डेमोक्रेसी हरगिज नहीं जो डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है, लेकिन ये फिर भी डेमोक्रेसी जरूर मौजूद है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रेवोल्यूशन है अब ये वो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो खत्म हुआ तो उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। अब फेडरेशन है तो फेडरेशन में मल्टी रेसिज्म मौजूद है, क्योंकि रशिया इतना बड़ा है तो वहाँ पे मल्टी रेसिज्म है, और इसी वजह से उन पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और अपनी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर वो बेस करती हैं। मेजर पार्टीज की बात की जाए
तो उनमें ही 5 मेजर पार्टीज़ हैं। सबसे पहले यूनाइटेड रशिया है, सबसे बड़ी पार्टी है रशिया की, ठीक है जी, यूनाइटेड रशिया। और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो स्टेटिज़म की है, और यानी कि स्टेट कंट्रोल हो चीज़ें। और कंजर्वेटिज्म की है। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि कल्चर को या वहाँ की जो सोशल रिवायात हैं उनको प्रमोट करना, क्योंकि कंजर्वेटिव या राइट विंग की जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने मज़हब से या अपनी रिवायात से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। और नेशनलिज्म है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पार्टी है वो है जी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया और रशियन फेडरेशन। और ये जो है ये कम्युनिज्म को प्रमोट करती है और मार्क्सिज्म को प्रमोट करती है। कम्युनिज्म भी कौन सी, जो मार्क्सिज्म की कम्युनिज्म है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया, जो लिबरल डेमोक्रेटिक है, और ये क्या है जी, नेशनलिज्म को प्रमोट करती है और सेल्विक इंपीरियलिज्म को प्रमोट करती है। सेल्विक इंपीरियलिज्म वही जो रस पीपल थे जो सबसे पहले वहां पे आके बसे थे और जिन्होंने रशिया जो है वो बनाया था, तो ये उस पुराने ज़माने को, उस इंपीरियल के ज़माने को, बादशाहत के ज़माने को जो है प्रमोट करती है कि रशिया वैसा हो दोबारा से। और उसके बाद जो है जी पैट्रियट्स ऑफ रशिया जो है ये पार्टी है, और इसकी जो फिलॉसफी है वो क्या है, सोशल डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी भी हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, और ये लेफ्ट विंग की नेशनलिज्म है, यानी कि आज़ाद ख्याल एक पार्टी जो है वो मौजूद है। ये बिल्कुल सोशल डेमोक्रेसी की जो पार्टीज़ होती हैं वो जो यानी कि 50% आप कह लें कि वो लिबर्टी के ऊपर बिलीव करती हैं और 50% स्टेट कंट्रोल के ऊपर जो है उनका एक बिलीव होता है। तो सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं और सोशली जो है वो लोगों को इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं, सही इंडिपेंडेंट पार्टीज। तो रशियन यूनाइटेड पार्टी है 5वें नंबर पे हमारे पास, और ये जो है इसकी आइडियोलॉजी की बात की जाए तो सोशल लिबरलिज्म को ये प्रमोट करती है और प्रो यूरोपियन है, यानी कि ये फुल टाइम जो लिबरल्स होते हैं तो ये वो लिबरल पार्टी है। और प्रो यूरोपियन का मतलब ये है कि ये यूरोपियन तर्ज के ऊपर, जैसे यूरोप के अंदर जो है वो आज़ादी है, हर तरह की इंडिपेंडेंस है, और तो उस तरह की जो है वो लिबरलिज्म या इंडिपेंडेंस को जो है ये रशिया के अंदर प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये एक जो है वो लगा हुआ है, एक पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर यहाँ पे जो सदारती जो इलेक्शन हुए 2018 के, तो उनमें जो कैंडिडेट्स हैं आप देख लें, यहाँ पे प्यूटिन भी मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा 72.75 वोट लेके टॉप पे हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि वहाँ का इंडिपेंडेंट सिस्टम है और वहाँ पे इलेक्शंस का एक पूरे का पूरा जो है वो एक प्रोसेस है, जैसे अब चाइना के अंदर है, बिल्कुल वैसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग रशिया का जो सिस्टम है उस सिस्टम को मैच करते हैं चाइना के सिस्टम के साथ, लेकिन क्योंकि चाइना का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है चाइना के अंदर, ठीक है, आपने देखा, तो रशिया के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम की एक सीरीज़ थी, यहाँ पे इसको हम जो है वो एंड करते हैं और रशियन पॉलिटिकल सिस्टम को भी जो है यहाँ पे एंड करते हैं।